चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है? एक्सप्लेन इन सीटू कंजर्वेशन हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर करंटली इन इंडिया। तो इसका आंसर तो क्या होगा? 90। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 90 नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास में। ठीक है। अच्छा, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप घर के अंदर रहकर ही, मतलब उनको उनके घर में ही रखो, उनके नेचुरल एरिया में रखो, हैबिटाट में रखो, ठीक है, और उनको वहीं पर ही कंजर्व करो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। जो कि कैसे कैसे हो सकता है? एक तो नेशनल पार्क बनाकर, सेंचुरीज बनाकर और बायो रिजर्व एरिया बनाकर। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में क्या होगा कि फीमेल अगर है तो उसके पास में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि वो डिप्लॉइड रहती है। ठीक है। और मेल में जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो कितने रहते हैं? 16 रहते हैं। एक मिनट, हाँ, फीमेल में कितने हैं? 2n के फॉर्म में रहती है 32 क्रोमोसोम, और मेल में कैसे रहेगा? हैप्लॉइड कंडीशन रहती है, 16 क्रोमोसोम रहते हैं। चलो, तो यहाँ पर तो मियोसिस से क्या बना दिया इसने? गैमीट्स बना दिए हैं। ठीक है। अब उसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा किसके साथ में? इसके साथ में। ठीक है बेटा, एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। तो कैसे बन रहा है? एक्चुअल में हो क्या रहा है? अगर मैंने यहाँ पे फीमेल रखी, फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स हैं, उनको डिवाइड किया, एक जगह 16, एक जगह 16, ठीक है। मेल रखा, मेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? सिर्फ 16 क्रोमोसोम हैं। तो ये और ये मिल गए हैं, वापस से कितने हो गए? 32 क्रोमोसोम्स हो गए, जो कि किसको बना देंगे? फीमेल को बना देंगे। और ये जो बचे हुए 16 क्रोमोसोम हैं वो केस में डेवलप हो जाएंगे, मेल में डेवलप हो जाएंगे। बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बना देना? बिना फर्टिलाइजेशन क्या क्या बना देना? मेल को बना देना। इसको हम क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस। बेटा क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI व्हेन क्लोनिंग इट्स वेक्टर। ठीक है, पहली बात तो ORI होता क्या है? ठीक है, ORI क्या होता है? जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाना होता है उसे हम क्या कहते हैं? ORI कहते हैं। जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाना होता है उसे क्या कहते हैं? ORI कहते हैं। हमारे पास जो DNA है, ठीक है, चाहे वो सर्कुलर DNA हो गया, तो इस DNA में ये पार्ट जहाँ से आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाना है उस जगह को आपने क्या कह दिया? ORI कह दिया। क्या कह दिया बेटा? ORI कह दिया। और जो ORI होता है ये भी डिसाइड करेगा कि कितनी ज़्यादा कॉपीज़ बनेंगी। ठीक है, जो कि आपको इस पैराग्राफ में कंप्लीट लिखा हुआ है कि ORI क्या होता है? जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। और दूसरी बात, ORI वो जगह भी है जहाँ से ये भी डिसाइड होगा कि कितनी कॉपीज़ बनने वाली है। तो अगर मान लो कि एक आपके पास प्लाज्मिड हो गया जिसके अंदर ORI की 50 कॉपीज़ बन रही है, मतलब ORI से 50 कॉपीज़ बन सकती हैं, और एक हो गया जिससे 60 कॉपीज़ बन सकती है, तो हम प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे? जिससे 60 कॉपीज़ बन सकती हो। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड एज प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो किसके अंदर काम में आएंगे? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर काम में आएंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं? चलिए फटाफट से रीड कर लेते हैं पूरा। हमारे पास काम का ये पूरा NCERT का है। ठीक है, आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? एक तो एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हमें एक ह्यूमन प्रोटीन किसकी नीड थी? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की यूज थी। ठीक है, नीड थी। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। एम्फाइसीमा के लिए, एम्फाइसीमा एक ऐसी डिजीज़ है जो कि किसकी वजह से होती है? सिगरेट की वजह से होती है, ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से होती है, जिसमें एल्वलाई डिस्ट्रॉय होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ हम ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ले सकते हैं बायोटेक प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा हम यहाँ से क्या ले सकते हैं? एक रोज़ी काव बनाई है हमने। ठीक है, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, मिल्क प्रोटीन जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। जितना नॉर्मल काउ से मिल सकता है उससे ज़्यादा हमें क्या मिलेगा? मिल्क प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्या हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से मिल रहे हैं। बेटा क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, यहाँ पे मेन 3 एग्जाम्पल है, जिसमें से 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पढ़ दिए हैं। पूरा NCERT बेस्ड पेपर आया था। ठीक है, तो आंसर भी आपको पूरे NCERT में ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is called ballistic और जीन गन? एक्सप्लेन इट।
चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, तो हमारे पास आंसर यहाँ इसका कहाँ से शुरू हो रहा है, फॉर प्लांट्स सेल्स, ठीक है। हम बहुत सारे जीन्स को एक साथ इंजेक्ट करवा सकते हैं, बस वो माइक्रो पार्टिकल्स जो होंगे मतलब गोल्ड से और टंगस्टन से कोटेड होते हैं ताकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करें, स्टेबल कंडीशन के अंदर रहें, ठीक है बेटा। तो जीन गन पहली बात, ये बैलिस्टिक्स किसके अंदर काम में आते हैं, प्लांट सेल के अंदर काम में आते हैं। एक साथ हाई वेलोसिटी से बहुत सारे जीन्स को प्लांट सेल के अंदर इंजेक्ट कराया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन लैटिट्यूडल ग्रेडियंट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम अपनी अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं, लैटिट्यूड पे जाते हैं, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो कम होने लगती है, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, देखो हमारे पास अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये हो गई इक्वेटर, अर्थ ये हो गई इक्वेटर। इक्वेटर से आप जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, पोल्स की तरफ जाओगे, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सनलाइट वहाँ पे नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा उतनी नहीं आती जितनी कहाँ मिल जाएगी आपको, इक्वेटर पे मिल जाएगी। तो इक्वेटर पे सनलाइट ज़्यादा मिल रही है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पे ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप ऊपर पोल्स की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या कम मिलेगी, सनलाइट कम मिलेगी। तो बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी, किस पे डिपेंड कर रही है, सनलाइट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्योंकि जहाँ सनलाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे, प्लांट्स ज़्यादा होंगे, तो दूसरे भी एनिमल्स का नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, लैटिट्यूडल ग्रेडियंट, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक जैसी तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर है फॉर मैनी ग्रुप्स और ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी। क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट, कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो, ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जिसका एग्जांपल हमारे सामने यह लिखा हुआ है कि कितना कितना ऊपर जाने पर, कितना कितना एंगल में ऊपर जाने पर आपके पास डाइवर्सिटी में स्पीशीज कितनी मिलेगी, ठीक है बेटा, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी है, आप एक बार वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ, देखो किसका डायग्राम बनाना है, सीधे सीधे आ जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, स्पर्म्स फॉर्म करने, ठीक है। चलिए उसका पूरा पूरा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले एक क्या ले लिया, स्पर्मेटोगोनिया ले लिया, ठीक है। उसमें बहुत सारे माइटोसिस करवा दिए, माइटोसिस से मल्टीपल सेल्स बन गई, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन की, अब क्या कर दो, अब थोड़ा सा रोको डिवीजन को। उसके बाद क्या बनाई आपने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए, क्या बनाए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, ठीक है। उसके अंदर हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, जिससे आपने क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है क्या, कि स्पर्मेटोगोनिया आपके लिए था 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके लिए था 2n, लेकिन जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लगा दिया ये हो गया हैप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब यहाँ पे दूसरी बार डिवीजन लगाओगे मियोसिस वाला तो ये भी हैप्लॉइड बनेंगे, और कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, 4। कि अगर आप एक स्पर्मेटोगोनिया लेते हो तो आपके पास टोटल कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक यहाँ से भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ जिसमें मियोसिस स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। कि अगर ये एक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर 1 है, तो आपके पास स्पर्मेटिड कितने बनेंगे, यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, जो बाद में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, अपने शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, नॉन मोटाइल से मोटाइल में चेंज हो जाएंगे, और क्या बना लेंगे, स्पर्मेटोजोआ, जिसको आप स्पर्म्स भी बोल सकते हैं। ये पूरा हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या नहीं खाते थे, देख लो, प्रोबेबली एट मीट, नहीं, होमो हैबिलिस नहीं खाते थे, ठीक है। प्रोबेबली डिड नॉट ईट
मीट, ठीक है, कि क्या वो मीट नहीं खाते, तो यस ऑफ कोर्स होमो हैबिलिस मीट नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। नेक्स्ट हो गया ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस वो जो किससे ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, एप से ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। एक और है रामापिथिकस। रामापिथिकस किससे ज़्यादा सिमिलर दिखते थे, ह्यूमंस के। ड्रायोपिथिकस किसके ज़्यादा सिमिलर हैं, एप्स के, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक लेवल डायग्राम होना चाहिए किसका, न्यूक्लियोसोम का। ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ठीक है, जिसमें बीच में एक हिस्टोन होता है जो कि कौन से चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का है। एक डीएनए जो आपस इस पे लपेट रहे हो वो नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक लिंकर होता है जिसको आप बोलते हो H1, ठीक है बेटा, H1 प्रोटीन और H1 हिस्टोन, ठीक है। ये डायग्राम हो गया न्यूक्लियोलस का, ठीक है, लेवल डायग्राम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डिफाइन पॉलिनेशन, एक्सप्लेन चेस्मोगैमस एंड क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर वो एक ही फ्लावर में भी ट्रांसफर हो सकता है, एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में भी ट्रांसफर हो सकता है, और अलग अलग प्लांट पे भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होगा, एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा, ठीक है। अब चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर जो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, अगर ओपन होंगे तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा, है ना। उसके बाद क्लीस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, जो हमेशा क्या हो रहेंगे, बंद रहेंगे। अगर हमेशा बंद रहेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं। उसमें क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, एक ही फ्लावर में हो सकता है पॉलिनेशन। क्लियर है यहाँ तक की बात, आपको तीनों डेफिनेशंस मुझे लगता है समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई, एक आपने ले लिया डीएनए, डीएनए से बना दिया आरएनए, और इसको आप बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर आपको बनाना था बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसका डायग्राम बनाना था, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है किसका, बैक्टीरिया में होने वाले ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर बुलाता है आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए की चेन बना लेता है, और लास्ट में जहाँ पे टर्मिनेटर आता है वहाँ पर एक रो फैक्टर आता है जो आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव कर देता है, और एक आरएनए की चेन यहाँ पे बन के तैयार हो जाती है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिफाइन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई, पॉलिनेशन एजेंट्स, ठीक है। एक तो हो सकता है इसमें कौन सा, बायोटिक, और दूसरे कौन से होते हैं, एबायोटिक। बायोटिक के अंदर कौन कौन आ गया, इंसेक्ट, ठीक है। एबायोटिक के अंदर कौन आ गया, वाटर, विंड। डन बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डिफाइन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये हो गया कि जो पॉलिनेशन को करवाते हैं, पॉलन ग्रेन को एंथर से कहाँ लेके जाते हैं, स्टिग्मा तक लेके जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन पॉलिनेशन इन द विंड पॉलिनेशन प्लांट। अगर हम बात करें किसके अंदर, विंड पॉलिनेशन की, ठीक है, विंड पॉलिनेशन, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलन ग्रेन का नंबर क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या रखने पड़ेंगे, ज़्यादा रखने पड़ेंगे, लाइट वेट के रखने पड़ेंगे, ठीक है, लाइट वेट। और कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, ठीक है, ताकि आराम से जा सकें, ठीक है। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर विंड पॉलिनेशन है तो वो जो फ्लावर होगा उसमें नेक्टर भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि नेक्टर किसके लिए होता है, इंसेक्ट के लिए होता है। अगर किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं है तो फिर नेक्टर की ज़रूरत भी नहीं है। प्लांट जो फ्लावर होगा वो बिल्कुल भी अट्रैक्टफुल नहीं होगा, कलरफुल फ्लावर्स नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको विंड पॉलिनेशन में क्या क्या लिखना था आपको समझ में आ गया होगा। विंड पॉलिनेशन में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के पॉलिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ड्रॉ एनी वन सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहले इसका आंसर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक कोई भी, इतने सारे 10 पॉइंट है उसमें से कोई भी एक पॉइंट आप लिख के आ सकते थे, ठीक है। कि हमें पहले लगा था कि कितने जीन होंगे, 80,000 से 1,40,000 जीन होंगे, लेकिन निकले कितने, सिर्फ 30,000 जीन निकले, ठीक है। एक जीन को बनाने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड काम में आते हैं, एक जीन के लिए अप्रॉक्स बोल रही हूँ, अप्रॉक्स कितने काम में आएंगे भाई,
3000 न्यूक्लियोटाइड काम में आएंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा डिस्ट्रोफिन के अंदर, पढ़ा है आपने, ठीक है। चलो, इसके अलावा फर्स्ट क्रोमोसोम जो सबसे बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है, तो उसमें जीन का नंबर भी कम होगा, ठीक है। हमारे पास 99.9% डीएनए जो है सबका सेम है, सिमिलर है। जितने भी जीन हैं उनमें से सिर्फ 50% से भी कम के बारे में हमको फंक्शनिंग पता है और 50% से ज़्यादा के बारे में फंक्शनिंग नहीं पता है अभी तक। तो इतने सारे में से कोई भी एक कमेंट उसने पूछा था, ठीक है। चलिए, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो देखो पूरा फिगर, मैंने बोला था आपको कि नीचे लाइंस पढ़ के जाना किसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि बनाना क्या एक्चुअल में, आता सब होता है, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक टीआरएनए है, ये पूरा हो गया एंटीकोडोन, ठीक है, और यहाँ पर हो गया अमीनो एसिड, ठीक है बेटा। तो टीआरएनए क्या होता है, एंटीकोडोन, और ये जो दे रखे हैं वो हैं कोडोन। किसके ऊपर के कोडोन है बेटा, एमआरएनए के ऊपर के कोडोन है। किसके ऊपर के हैं, एमआरएनए के ऊपर के कोडोन्स हैं, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग टीआरएनए आता है, जिसके पास एंटीकोडोन होता है, और वो किसको लेकर आता है, एक अमीनो एसिड को लेकर आता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीवेज। सीवेज का मतलब क्या होता है, फटाफट से रीड करते हैं। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रेटा। जो भी ह्यूमन के बॉडी से एक्सक्रेटा निकलता है, ठीक है, हम उसको क्या बोल देते हैं, सीवेज बोल देते हैं, या म्युनिसिपल वेस्ट वाटर भी हम किसको बोलते हैं, सीवेज को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वाई कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस। हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि सीवेज के अंदर जो भी वाटर होता है, ठीक है, तो उस वाटर को कभी भी नेचुरल वाटर इकोसिस्टम में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं, और जो कि कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, जो हमें बीमार करने के लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। और इनकी प्रेजेंस की वजह से वहाँ की क्या ज़्यादा होती है, बीओडी ज़्यादा होती है बेटा। क्या ज़्यादा होती है, बीओडी ज़्यादा होती है। इनकी प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे बीओडी ज़्यादा होगी। बीओडी वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब्स जो इस ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, तभी वो कन्वर्जन हो सकता है। ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, उतना ज़्यादा बीओडी ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो हमारे लिए पानी अच्छा नहीं होगा, हमारी लाइफ के लिए सेफ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप यहाँ पे बैक्यूलो वायरस भी लिख सकते थे, ठीक है, एक हो गया बैक्यूलो वायरस का एग्जाम्पल, एक हो गया ट्राइकोडर्मा का एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में है बीटी कॉटन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये तीन हैं जो कि बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज़ 3 पैराग्राफ्स के फॉर्म में बोल रखे हैं। अब इसमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल को वहाँ पे एक्सप्लेन करके आ सकते थे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है किस चीज़ का, पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ हमने कौन सा वाला पिरामिड उठाया है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड उठाया है, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास जो प्रोड्यूसर्स होंगे उसका नंबर ज़्यादा होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि और कम होंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स जो इनका नंबर और भी कम होगा। तो जो पिरामिड बनेगा वो बिल्कुल कैसा मिलेगा, सीधा पिरामिड मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, पहली बात तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर तो मिल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल बायोटिक फैक्टर में आपको क्या क्या मिलेगा, पहला तो फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन मिल सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में इसी के साथ में आपको एलगी मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, बायोटिक हो गए, उसके अंदर प्रोड्यूसर्स के अंदर आ गए, उसके बाद कंज्यूमर्स के अंदर आ गए, तो वाटर तो यहाँ पर क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह ये सब इसमें काउंट हो चुकी, ठीक है। तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं और ये सारे बायोटिक फैक्टर्स है बेटा, ठीक है। आपको बस इसको एक्सप्लेन करना था एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल एक छोटा सा दे सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जू प्लैंक्टन को खाने वाली स्मॉल फिशेज और लार्वा ऑफ फिशेज, उसके बाद हो गई स्मॉल फिशेज, फिर हो गई लार्ज फिशेज, ठीक है। उसके बाद शार्क वगैरह आप जो भी डालना चाहें। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसके लिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं
अब किसका डायग्राम बनाना है? डायग्राम पिरामिड ऑफ बायोमास। तो यहाँ पे आपके पास दो डायग्राम हैं, ठीक है। एक जो दे रखा है टेरेस्ट्रियल एरिया के लिए दे रखा है, और एक जो दे रखा है वो जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन के बेसिस पे दे रखा है, जो कि पहले भी आया था एक बार, ठीक है, आपने देखा होगा। इस वाले में ग्रास लैंड के ऊपर है, जो कि कैसा मिलेगा? बिल्कुल आपको सीधा पिरामिड मिल रहा है, और ये आपको उल्टा पिरामिड मिल रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड मिल रहा है, ठीक है, जो कि किसके लिए रहेगा? जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन या एक्वेटिक बॉडी बोल दो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में स्टेप्स कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं फटाफट से। 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फर्स्ट हो गया फ्रेगमेंटेशन। दूसरा उसमें होता है लीचिंग, तीसरा उसमें होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। फोर्थ नंबर पे उसमें आता है क्या? ह्यूमिफिकेशन। और लास्ट नंबर पे आता है कौन सा? मिनरल बनाने वाला मिनरलाइजेशन, ठीक है। बस आपको इनकी डेफिनेशन लिखकर इनको एक्सप्लेन करना था थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और पूरे नंबर ले जाने थे। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? यहाँ पे तो ह्यूमस बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स बन जाएंगे, यहाँ पर जो भी पार्टिकल है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, जिसमें काम में आता है अर्थवॉर्म, ठीक है। चलिए उसके बाद लीचिंग, जो भी इनऑर्गेनिक के अंदर आएगा, ठीक है, जो वाटर में डिजोल्व होता है वो सारा सारा प्रेसिपिटेट होकर सॉइल के अंदर चला जाता है। कैटाबॉलिज्म में क्या है कि जो माइक्रोब्स ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं, जिसके बाद में ह्यूमिफिकेशन होता है, ह्यूमस बनती है, वो स्टेप्स आ जाएगा। सारा ही बहुत ईजी रहा, ठीक है, पेपर ईजी पैटर्न में आया था। चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन 2 सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड डिजीज। पहली बात तो क्या हो जाएगा? फीवर, हाई फीवर हो जाएगा, स्टमक पेन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन है डेथ, उसमें तो बाद में रखना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट कौन सा है? एक्सप्लेन मेन सोर्स ऑफ टाइफाइड इन्फेक्शन। मेन सोर्स क्या है टाइफाइड का? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से साल्मोनेला टाइफी हमारी इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है और ग्रो करेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। नेक्स्ट एक्सप्लेन 2 सिम्टम्स ऑफ मलेरिया डिजीज़। मलेरिया डिजीज़ में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? ऑफकोर्स शिवरिंग, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, ठीक है, बुखार आता है जाता है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं रहता, एक आ रहा है जा रहा है, ऐसा होता है। फीवर आएगा, ठीक है, बॉडी एक होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स है किसके अंदर? मलेरिया के सिम्टम्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल 2 पार्ट से डिवाइड होती है। आधी साइकिल तो चलती है ह्यूमन के अंदर और आधी साइकिल चलती है मॉस्किटो के अंदर। ये पूरा का पूरा चल रहा है एसेक्सुअल, ठीक है, और बाकी का जो पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है सेक्सुअल, ठीक है। आधा पोर्शन चल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और आधा पोर्शन चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें स्पोरोजॉइट्स सबसे पहले बॉडी के अंदर आते हैं, लिवर तक पहुंचते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे लिवर सेल्स बर्स्ट हो जाती हैं, कुछ वापस से दूसरी लिवर सेल पे अटैक कर देते हैं और कुछ चले जाते हैं आरबीसी के अंदर। आरबीसी में हीमोग्लोबिन इनटेक करते हैं, हीमोजॉइन बनाते हैं, जैसे फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें आएंगी कि जो बनेगा अब उसका नाम क्या होगा? गैमेटोसाइट। क्या बनेगा बेटा? गैमेटोसाइट। जो गैमेट बनाएगा, गैमेट नहीं बनाए, गैमेटोसाइट सेल्स बनी है जो इन फ्यूचर गैमेट बनाने वाली है। अब इसी टाइम पे एक मॉस्किटो वापस से बाइट करेगा और ये गैमेटोसाइट्स चले जाएंगे इस मॉस्किटो के अंदर, उसकी गट के अंदर, उसके स्टमक के अंदर, जहाँ पे वो गैमेट बनाएगा। गैमेट आपस में फ्यूज़ होंगे और फिर बनाएगा क्या? गैमेट के फ्यूज़ होने से क्या बनता है? जाइगोट, ऑफ कोर्स, ठीक है, कि जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस होगा, जिससे वापस से क्या बन जाएंगे? स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे बेटा, ठीक है। और ये स्पोरोजॉइट्स उसके सलाइवरी ग्लैंड में है। जब दूसरा मॉस्किटो आएगा तब यही मॉस्किटो जब दूसरे को बाइट करेगा तो उसके अंदर वो डिजीज ट्रांसफर होगी। क्लियर है बेटा? यहाँ हमारा पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है एंड, ठीक है। चलिए आप, मुझे उम्मीद है कि आपके लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं वो सही गए होंगे, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू।